नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर अपने मध्य प्रदेश की और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वैक्सीनेशन महाअभियान के संबंध में प्रदेश की जनता को संबोधित किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि पूरी वैक्सीन अब केंद्र सरकार लगवाएगी। सीएम शिवराज ने कहा कि 21 जून को 10 लाख वैक्सीन लगाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि अक्टूबर तक ज्यादातर लोगों को वैक्सीन लगाने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि 21 जून को ही ऐसा वातावरण बना देंगे कि वैक्सीन लगाने की होड़ लग जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार, मंत्री, सांसद, विधायक महावैक्सीनेशन अभियान में जुटेंगे, लेकिन समाज को भी वैक्सीनेशन में जुटना होगा। इसके लिए जनता का पूरा सहयोग और वरिष्ठों का आशीर्वाद चाहिए। सीएम ने कहा कि प्रदेश में तकरीबन 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने हैं। ऐसे में 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर पर 7,000 प्रेरक चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रमुख हस्तियां अपना वीडियो अपलोड कर लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक करें। सीएम ने कहा कि किसी भी सूरत में वैक्सीन का एक डोज भी बेकार ना जाए, क्योंकि ये जिंदगी का डोज है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड गांव की रैंकिंग करने का काम भी करेंगे। स्वच्छता की तरह वैक्सीनेशन की रैंकिंग की जाएगी। कि अक्टूबर तक मैक्सिमम लोगों को हम वैक्सीन लगा दें, ताकि लहर भी आ जाए तो उसका मुकाबला कर लें। अब हम अपनों को नहीं मरते हुए देख सकते। 7,000 वैक्सीनेशन सेंटर बने लगभग, और 21 को हम सोच रहे हैं कि एक दिन में 10 लाख से ज्यादा वैक्सीन लगा डालें। तो आपसे मेरी प्रार्थना, एक तो आप प्रेरक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करें। कलेक्टर मौजूद है, वो कोऑर्डिनेट करेंगे हर जिले में। 7,000 केंद्रों पर 7,000 प्रेरक चाहिए जिनमें आप सम्मिलित है। ये तो आपका संदेश होगा, लेकिन वो जो संकल्प वो यही है कि मैं स्वयं भी वैक्सीन लगवाऊंगा और मैं बाकी को वैक्सीन लगाने के लिए प्रेरित करूंगा। तो वो संकल्प आप दिलवा देंगे। एक सावधानी जरूर रखना है कि डोज वैक्सीन के बेकार ना जाए, क्योंकि ये जिंदगी का डोज है। तो उतनी संख्या पर्याप्त हम कर लें कि एक भी डोज हमारा बेकार नहीं जाना चाहिए। वैक्सीनेट करके सुरक्षित कर दें उनको। और इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि इस अभियान में पूरा सहयोग आपका चाहिए, वरिष्ठों का पूरा आशीर्वाद चाहिए। आप अपने अपने ढंग से प्रचार प्रसार का अभियान चलाएं। ग्रामीण क्षेत्रों में तो डोंड भी पीटेंगे, फिर आप आपके अनुयायी साथी निकल के भी प्रेरित कर सकते हैं कि भाई कल वैक्सीन लगेगी, वैक्सीन लगवाने आओ। हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटीज गांव-गांव में है, वो निकल के प्रचार करेंगी। और दूसरी बात हम ये करेंगे कि जो वैक्सीन जहां पूरी हो जाएगी उस गांव को पूरी तरह से वैक्सीनेटेड गांव, उसकी रैंकिंग करने का काम भी करेंगे। और अब तस्वीर आपको दिखाते हैं राजधानी भोपाल की। अनलॉक होते ही राजधानी भोपाल के लोग कितने लापरवाह हो गए हैं, तस्वीरें आपको दिखाएंगे। बाजारों में ना तो लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और ना ही मास्क लगा रहे हैं, जिसको देखते हुए नगर निगम की टीम सख्ती बरत रही है। बगैर मास्क के घूमने वालों को निगम की टीम ने पकड़कर चालान काटा और मास्क पहनने के लिए समझाइश दी। जिन दुकान पर कोविड गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है वहां पर ठीक है, और जिन पर नहीं किया जा रहा वहां पर भी कार्रवाई की जा रही है। पे जो बिना मास्क के घूम रहे हैं उन पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं हम, और जो थोड़ा सा मास्क नीचे कर रहे हैं उनको समझाइश दे रहे हैं हम। और चालानी अलग अलग बाजार जो राजधानी के अलग अलग बाजार है, वहाँ पे लगातार कार्रवाई की जा रही है। जी, अलग अलग बाजार में हमारी टीमें हैं जो अलग अलग जगहों पे हमने लगा के रखा है। अलग अलग जगहों पे चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। जो ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है, हम उस दुकान पे भी चालानी कार्रवाई कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो गई है, लेकिन अब भी कोरोना के डर के चलते कम बच्चे स्कूलों में प्रवेश ले रहे हैं। ऐसे में सरकारी स्कूल के टीचर मैदान में उतर गए हैं और वो न सिर्फ घर घर जाकर बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, बल्कि पेरेंट्स को सरकारी स्कूलों की खूबियां बता रहे हैं। टीचर झुग्गी बस्तियों में दस्तक दे रहे हैं और जो बच्चे अब तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे उन्हें भी पढ़ने के लिए जागरूक करने में जुटे हुए हैं।
विद्यालय के टीचर हैं वो घर घर जाकर लोगों को एडमिशन के लिए जागरूक कर रहे हैं, उन्हें समझा रहे हैं कि स्कूल खुल रहे हैं, प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। भले ही ऑनलाइन क्लासेस अभी चल रहे हों, लेकिन अब ये है कि अधिक से अधिक लोग एडमिशन लें और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था जारी थी वो जारी रहे। इसके लिए राजधानी समेत प्रदेश के अन्य जिलों में भी शासकीय शिक्षक घर घर जाकर लोगों को एडमिशन के लिए जागरूक कर रहे हैं। हमारे साथ एक टीचर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत भी करेंगे। मैडम, किस तरह से लोगों को जागरूक? मैं वीणा जैन, शासकीय नवीन कन्या तुलसी नगर में उच्च माध्यमिक शिक्षक भूगोल हूँ और मैं नर्सरी में हमारे यहाँ जो नया अभी शुरू हुआ है प्रवेश और वो इंग्लिश मीडियम है, इसीलिए मैं घरों घर जाके बच्चों को प्रेरित कर रही हूँ, उनके गार्जियंस को, कि आप हमारे स्कूल में बच्चों को प्रवेश दिलाएं और वहाँ पर यूनिफॉर्म, पुस्तक, भोजन और स्मार्ट क्लास की भी व्यवस्था और खेल खिलौनों की पर्याप्त व्यवस्था और प्लेग्राउंड। अब तक कितने घरों में आप ऐसे जाके लोगों को प्रेरित मैं करीब 100 घरों में, यहाँ के आसपास के जितने भी झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके हैं, ऐसे मैं 100 घरों में जा चुकी हूँ। क्या किस तरह के परिचय लोगों को दिए जा रहे हैं? और ये परिचय है हमारा जो शासकीय नवीन कन्या तुलसी नगर का है, जिसमें हमारे स्कूल में जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में सारा डिटेल से दिया गया। और क्या क्या एडमिशन के लिए प्रेरित किए जा रहे हैं? लोग पुराने बच्चे मेरे यहाँ पढ़ते हैं, मैं उनका सहारा भी ले रही हूँ, वो बता सकते हैं आपको। एक पम्मी नाम की बालिका, ये हमारे यहाँ 11th में गई हुई इस साल, इन्होंने स्मार्ट क्लास से क्या क्या फायदे लिए और कंप्यूटर शिक्षा भी हमारे यहाँ बहुत अच्छे से दी जा रही है। तो एडमिशन को जागरूक करने के लिए इस तरह से शिक्षक अब पुराने बच्चों का भी सहारा ले रहे हैं, जो अन्य बच्चों को जागरूक कर रहे हैं कि एडमिशन लें और पढ़ाई करें, क्योंकि पढ़ाई बहुत जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया भोपाल। फीस नॉमिनल ही है स्कूल में, तो वो बच्चे इस हिसाब से भी हम उनको मोटिवेट करते हैं। और जैसे मेरा स्कूल है तो मेरे स्कूल में 11 स्मार्ट क्लासेस हैं, कंप्यूटर लैब है और व्यावसायिक शिक्षा भी चलती है। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे कार्यक्रम होते हैं कि जो बच्चों को हम मोटिवेशन देते हैं कि वे आएँ और हमारे स्कूल में प्रवेश। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों को ज्यादा खतरा होने की आशंका जताई जा रही है। बावजूद इसके बैतूल में कोई भी तैयारी नहीं है, PICU नहीं है और ना ही दूसरे इंतजाम है। जिले में 6 साल तक के करीब 1,30,000 बच्चे हैं। फिर ना सरकारी और निजी अस्पतालों में PICU नहीं है। बच्चों के बीमार होने पर 200 किलोमीटर दूर भोपाल या फिर नागपुर जाना पड़ता है। शिशु रोग एक्सपर्ट्स के मुताबिक तीसरी लहर आई तो बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ सकता है और ऐसे में PICU बहुत ज़रूरी है। वहीं जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर अशोक बारंगा का कहना है कि शासन ने जानकारी मांगी है, जैसे ही शासन स्तर पर उपकरण उपलब्ध होंगे PICU तैयार कर दिया जाएगा। पीडियाट्रिक ICU में सारी सामग्री जो है छोटे साइज की रहती है और PICU बनने के लिए जो सरकार की योजना है उसमें उन्होंने हमसे जानकारी मांगी थी कि हमारे पास में क्या सामान है और क्या नहीं है। तो PICU चूँकि अपने बैतूल जिले में पहले से नहीं था, इसलिए उस संबंध में हमारे पास में कोई सामग्री उपकरण नहीं है और शासन ने जानकारी हमसे ले ली है। जैसी वो सामग्री आती है हम उनको व्यवस्थित करके सुसज्जित करके चलाने की स्थिति में आ सकते हैं। अभी कुछ नए जो हॉस्पिटल्स आ रहे हैं इनमें PICUs की व्यवस्था है, मगर उसके लिए काफ़ी स्किल डॉक्टर्स, काफ़ी स्किल नर्सिंग्स और ये सब चीज़ों की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट रहती है। उसका एक प्रॉपर ट्रेनिंग्स होती है, उस हिसाब से हाँ हम लोग उसको डेवलप कर सकते हैं। लेकिन अभी एट प्रेजेंट ऐसी स्थिति बैतूल में कहीं नहीं है किसी भी पीडियाट्रिक हॉस्पिटल में। मूलली सिर्फ पाडर एक अकेला छोटा हॉस्पिटल है जहाँ शायद कुछ बेड की PICU की व्यवस्था है, मगर वो भी उतनी प्रॉपर नहीं। मां बगलामुखी के भक्तों के लिए अच्छी खबर है। आगर मालवा में कोरोना लॉकडाउन की वजह से लंबे वक्त से बंद नलखेड़ा में बना मां बगलामुखी का मंदिर 21 जून से खोला जा रहा है। शर्तों के साथ सुबह 6:30 बजे से शाम 7 बजे तक भक्तों के एंट्री शुरू हो जाएगी। दर्शन के लिए इस मंदिर में प्रवेश की इजाजत होगी, लेकिन इस दौरान श्रद्धालुओं को वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट या फिर 72 घंटे के अंदर कराई गई कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगी। प्रशासन और मंदिर प्रबंधन ने यह फैसला लिया है। सोमवार से मंदिर खोलने का निर्णय लिया है। प्रत्येक रविवार को दर्शन बंद रहेंगे। बाकी सोमवार से शनिवार तक प्रातः 6:30 बजे से शाम को 7 बजे तक
दर्शनार्थी प्रांगण से दर्शन कर सकेंगे। सभा मंडप है यहाँ से। अभी गर्भगृह में प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा और अभी हवन भी प्रतिबंधित रहेगा। बस जो दर्शनार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, वो माता रानी के दर्शन कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दतिया पहुंचे। यहां उन्होंने मां पीतांबरा और मां बगुलामुखी देवी के दर्शन कर देशवासियों के स्वस्थ रहने की प्रार्थना की। इस दौरान उनके साथ झांसी सांसद अनुराग शर्मा और झांसी विधायक रवि शर्मा भी मौजूद रहे। 2022 भी माई की कृपा हो, हम विजय प्राप्त करें। सुशासन रामराज माँ के भक्त जिस प्रकार के शासन की अपेक्षा करते हैं, वह शासन निरंतर जारी रहे, यही प्रार्थना, यही कामना माँ के चरण कोरोना में स्थिति अभी थोड़ी सी बाहर से माँ की कृपा हुई है। अब कोविड काफ़ी नियंत्रण में आया है, लेकिन आपसे भी सबसे अपील है, आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और सभी प्रदेश देशवासियों को अपील है कि कोरोना कम जरूर हुआ है लेकिन समाप्त नहीं हुआ, इसलिए सतर्क रहें सब। बीजेपी सांसद नंद कुमार चौहान के निधन से खाली हुई खंडवा लोकसभा सीट पर भले ही उपचुनावों का ऐलान अब तक ना हुआ हो, लेकिन चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू हो गई है। खंडवा के पूर्व सांसद और पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरुण यादव भोपाल में अपने सरकारी बंगले पर लगातार नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अरुण यादव ने इशारों में खंडवा से दावेदारी भी ठोक दी है। अरुण यादव के मुताबिक वो पहले भी खंडवा से जीत दर्ज कर चुके हैं और इस बार भी उनकी बूथ स्तर तक तैयारी पूरी है। पार्टी और कार्यकर्ता चाहेंगे तो वो फिर से जीत दर्ज करेंगे। वो एक बार बता देखिए, अभी तो अब तो पिछले मैं 5 चुनाव लड़ चुका हूँ वहाँ से, तो तैयारी तो 24/7 करते रहते हैं, कुछ न कुछ तो होता ही रहता है। हाल फिलहाल तो अभी मंडलम जो आदेश पीसीसी का है, जिसमें मंडलम और बूथ और सेक्टर की तैयारी करनी, उस काम में लगे हम लोग। पूरी तैयारी है चुनाव लड़ने की आपकी? कांग्रेस पार्टी की तैयारी ही चुनाव लड़ेगी। देखिए, मैं तो कार्यकर्ता हूँ, जो दिशा निर्देश पार्टी का होगा, जो पार्टी तय करेगी, जो पार्टी कहेगी, वो हम सब लोग करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी जल्द पुनर्गठन किया जाएगा और कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी भंग नहीं की जाएगी, सिर्फ इसमें पुनर्गठन का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि नई कमेटी में कुछ नए लोगों को तरजीह दी जाएगी तो कुछ पुराने लोग बने रहेंगे। इससे प्रदेश में कांग्रेस का संगठन और मजबूत होगा। कांग्रेस के संगठन प्रभारी चंद्र प्रभाष शेखर ने कहा है कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने पुनर्गठन करने की मंशा जताई थी, जिसके बाद पुनर्गठन को लेकर पार्टी शीर्ष नेतृत्व से चर्चा चल रही है। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की हरी झंडी मिलने के बाद एमपी कांग्रेस कमेटी का पुनर्गठन किया जाएगा। पुनर्गठन होगा नहीं, देखिए, पुराने लोगों को भी इसमें जरूरत होगी, नए को भी जोड़ा जाएगा। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी का पुनर्गठन होगा। नहीं, मैंने पहले ही कहा आपको कि इस तरह का कोई निर्णय अभी नहीं हुआ है। ये निर्णय होगा तो तब भंग हो जाएगी, पर अभी तत्काल प्रदेश कांग्रेस कार्यकारिणी भंग करने का कोई निर्णय नहीं हुआ है। कांग्रेस प्रदेश कमेटी के पुनर्गठन की खबरों के बीच बीजेपी ने कांग्रेस और दिग्विजय सिंह पर हमला बोला है। बीजेपी ने कहा, दिग्विजय सिंह खामोश हैं, अब पता नहीं कौन सा राजनीतिक बम बना रहे हैं। बीजेपी के मुताबिक कांग्रेस में संगठन नहीं, विघटनों का कुनबा है। कमलनाथ को सुझाव देते हुए कहा कि कांग्रेस के लिए दिग्विजय सिंह खतरनाक हैं। कमलनाथ जी खुद कह चुके हैं कि दिग्विजय सिंह के भरोसे के कारण मेरी सरकार गिर गई। तो समझ लो दिग्विजय सिंह कितने घातक व्यक्ति है, कितना घातक हथियार है कांग्रेस के लिए। और आने वाले दिनों में जिस प्रकार से वो खामोशी ओढ़े हुए हैं, कौन सा राजनीतिक बम वो बना रहे हैं घर में बैठ के, ये तो जब फटेगा तब पता लगेगा। स्वाभाविक रूप से कमलनाथ के लिए, स्वाभाविक रूप से कमलनाथ जिनको चाहते हैं आगे लाना उनके लिए, क्योंकि कमलनाथ स्वयं एक बात बड़े चैनल से कह चुके हैं कि उनके धोखे के कारण मेरी सरकार गई। जबलपुर के डुमना में प्रस्तावित ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी को लेकर कांग्रेस ने विरोध शुरू कर दिया है। कांग्रेस यूथ कार्यकर्ताओं ने चिपको आंदोलन की तर्ज पर अपना विरोध दर्ज कराया है। कांग्रेस के मुताबिक जहां ग्रीन स्पोर्ट्स सिटी प्रस्तावित है वो हरियाली वाला क्षेत्र है, अब हरे पेड़ काटे जाएंगे, जिसको लेकर शासन प्रशासन स्तर तक अपनी मांग पहुंचाने के लिए प्रदर्शन किया गया।
यूथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हुए प्रदर्शन में सांसद राकेश सिंह के ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की गई, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने वाटर कैनन और हल्का बल इस्तेमाल करते हुए सभी को हटा दिया। कोरोना की वजह से अभी प्रदर्शन को अनुमति नहीं है, जिसकी वजह से प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार कर कुछ देर बाद मुचलके पर छोड़ दिया गया और हिदायत दी गई कि आगे कोरोना गाइडलाइन को उल्लंघन न करें। एसडीएम ने कहा कि ज्ञापन ले लिया गया है, अब प्रदर्शनकारियों की मांग को वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा। एक तरफ शिवराज सिंह चौहान जी बोलते हैं कि हर दिन एक पेड़ लगाओ, और दूसरी तरफ ये डुमना जैसी जगहों में, बक्सवा जैसे जंगलों में पूरे के पूरे पेड़ काटने पर तुले हुए हैं। तो ये जो इस तरह की तानाशाही यूथ कांग्रेस नहीं सहेगी। आज जो आंदोलन हुआ ये छोटे रूप में था, पर इससे ज़्यादा आज बड़े आंदोलन होंगे अगर इन्होंने जो स्पोर्ट्स सिटी और जो स्टेडियम वहाँ पर डुमना में प्रस्तावित है उसको वापस नहीं लिया, और जबकि दूसरी जगह भी प्रस्तावित हैं उन बंजर जमीनों पर ये करें, पर जहाँ पर पेड़ हैं वहाँ पर इस तरह का इनको आतंक नहीं मचाना चाहिए। वर्तमान में कोरोना का प्रोटोकॉल का पालन प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य है। बगैर किसी अनुमति की रैली निकाली गई थी जो कि अनलॉफुल असेंबली की श्रेणी में थी, अतः उसको विधिवत मानते हुए अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया और इसके उपरांत गिरफ्तार करके निजी मुचलके पर इन सभी लोगों को छोड़ा गया। इंदौर में अनलॉक होते ही अवैध निर्माण पर प्रशासन सख्त हो गया है। राजेंद्र नगर इलाके में करीब 40 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गए, जिसका विरोध करने पर पुलिस ने सख्ती भी दिखाई, लेकिन इस दौरान एसडीएम और सीएसपी अपनी मर्यादा भूल गए। अतिक्रमण हटाने के दौरान दुकानदारों से विवाद हुआ तो एसडीएम और सीएसपी आपा खो बैठे। सीएसपी जयंत राठौड़ ने दुकानदार को थप्पड़ जड़ दिया तो एसडीएम प्रतुल सिन्हा ने लात मारी। उसके बाद सीएसपी ने एक और युवक को थप्पड़ मारा। मामले में आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा ने कहा है कि ऐसी कार्रवाई में लोग पुलिस अधिकारियों को उत्तेजित कर देते हैं, लेकिन पुलिस अधिकारियों को धैर्य नहीं खोना चाहिए। इसको लेकर काउंसलिंग की जाएगी। लगभग 40 जो अवैध निर्माण थे उस पर आज कार्रवाई हुई है। कुछ विवाद की स्थिति भी बनी थी इस दौरान। कुछ लोगों का ये कहना था कि ये हमारी ज़मीन है, तो उस पर ज़मीन के बारे में अभी किसी के संबंध में कोई भी विचार नहीं हो रहा है। सिंपली ये कि आपने अनुमति ली है या नहीं ली है, निर्माण वैध है या नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट था और इसी के संबंध में समझाइश दी गई है उनको। और चूँकि निर्माण अवैध था इसलिए कार्रवाई नगर निगम के द्वारा की गई है। एक वीडियो की बात सुनने में आई है कि उन्होंने किया है, उस वीडियो को देखने के बाद फिर उस पर लेकिन क्या अधिकारियों को निर्देशित किया जाएगा कि अपने व्यवहार को? नहीं, अधिकारियों को इसके लिए बराबर निर्देशित किया जाता है कि कार्रवाई के दौरान कई ऐसे मौके आते हैं जब उन्हें अनावश्यक लोग उत्तेजित करते हैं, अनावश्यक इस तरह स्थिति बनती है, लेकिन उन्हें धैर्य से और एक समानुभूति के साथ काम करना चाहिए। इंदौर जिला अस्पताल की मोर्चरी में शव को चूहों के उतरने का मामला सामने आया है, जिसके बाद परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। धार जिले के सेजवाई के कृष्णकांत पांचाल ने कोई जहरीली चीज खा ली थी, जिसके बाद गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए शव को जिला अस्पताल भेजा गया। सुबह परिजनों ने शव के उंगली और चेहरे पर निशान देखे तो हंगामा किया। अज्ञात जहरीली वस्तु खा के आनंद अस्पताल में भर्ती किया था। इलाज के दौरान कल दिनांक को मृत्यु हो गई है। शव कब रखा था? कल दिनांक को रखा गया था, शाम को। सिवनी जिले की ग्राम पंचायत जोराबारी के जटलापुर गांव में ठेकेदार पर घटिया निर्माण का आरोप लग रहा है। वहीं जब जांच करने पहुंचे एसडीओ और महिला इंजीनियर ने रूरल मिशन योजना के तहत बनने वाले स्टॉप डैम की गुणवत्ता को खराब बताया, ठेकेदार को टोका तो ठेकेदार ने महिला इंजीनियर और एसडीओ से बदसलूकी की, जिसकी शिकायत विभाग के अधिकारियों कलेक्टर से की गई। ठेकेदार के बारे में बताया जा रहा है कि ठेकेदार सुनील बघेल बीजेपी का पूर्व ग्रामीण अध्यक्ष है, जो बिना तकनीकी टीम को जानकारी दिए निर्माण में अपने हिसाब से मानकों को ताक पर रखकर काम कर रहा था। घटना के बाद इंजीनियर संगठन में भी आक्रोश है। दिनांक 15/6/2021 को संबंधित उपयंत्री श्रीमती सरस्वती नागेश्वर को ठेकेदार द्वारा अभद्रता पूर्वक बात कही गई है, जो उनके सम्मान को ठेस पहुंचाया गया है। इसके तहत हम संबंधित ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करेंगे नियमानुसार।
ग्वालियर में जबरन धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने का मामला सामने आया है। शादी के 10 साल बीत जाने के बाद भी ससुराल पक्ष युवती पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाता रहा और जब युवती नहीं मानी तो ससुराल पक्ष ने युवती को पति और बच्चों के साथ घर से निकाल दिया और उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। दरअसल मधु ने 10 साल पहले बिट्टू खान से शादी की थी और बिट्टू ने अपनी पत्नी से कभी धर्म बदलने के लिए नहीं कहा, बल्कि पति ने ही अपनी पत्नी की खातिर धर्म बदल दिया। जिस बात से परिवार वाले नाराज थे, वो लंबे वक्त से बेटी और बहू पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाते रहे। वहीं पीड़िता अपने पति और बच्चों के साथ रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल के बाहर धरने पर बैठ गई है और न्याय की गुहार लगा रही है। पीड़िता का आरोप है कि पुलिस की मौजूदगी में भी आरोपियों ने उसे धमकी दी है और पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही। कायद ऐसा है कि मैं हिंदू धर्म अपनाने के लिए तैयार हूँ। अपनी पत्नी के साथ में मैंने अपनी हिंदू धर्म अपनाया, इस कारण मुझे घर से बाहर निकाल दिया, जान से मारने की धमकी दी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। छोटा सा ब्रेक के बाद छत्तीसगढ़ की खबरें।